6,000 से ज्यादा गाने, 600 से ज्यादा फिल्में, 100 से ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर, 40 से ज्यादा बार नॉमिनेशन, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत लंबी लिस्ट है। इतना काम तो कोई फैक्ट्री कर सकती है समीर जी, इंसान के बस की बात तो नहीं है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, तुम लोगों को बहुत सारी दुआएं और प्यार। टीवी 9 का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इस खूबसूरत कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया और आप तमाम लोगों के सामने पेश होने का एक खुशगवार मौका दिया। ये सब जिसके बारे में आप कह रहे हैं, पहले तो मुझे यकीन तो करने दीजिए कि मैंने ही किया है। कई बार ऐसा लगने लगता है कि आप के किरदार से ज़्यादा बड़ा आपका नाम हो जाता है, तो कभी कभी अकेले में मैं खुद भी सोचता हूँ कि सचमुच ये मैंने किया है, मगर फिर फाइनली जवाब एक ही आता है कि नहीं, मुझ में वो ताकत ही नहीं थी कि मैं करता। ये कोई तीसरा पावर था, कोई तीसरी शक्ति थी जो करवा रही थी। अब आप उसको ईश्वर कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, जो भी नाम दे दीजिए। हमको क्रिएटर क्यों बोला जाता है? क्रिएटर तो केवल एक ही है जो ईश्वर है। हमको क्रिएटर इसलिए कहा जाता है कि शायद उसका एक बहुत छोटा सा कोई अंश हम में होता है। तो मैंने जब सफ़र शुरू किया भैया, तो मैं तो अंधे मुसाफिर की तरह चल पड़ा और उंगली पकड़ ली उसकी। अब वो जिधर जिधर लेके जा रहा है, जो जो लिखवा रहा है, मैं लिखता चला जा रहा हूँ। न तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सपना था, मैं तो बम्बई की सरजमीन पे आया था कि एक गाना लिख दूँ जो उस ज़माने में रेडियो सिलोन पे बज जाए। क्या बात है? तो मैं अपने शहर में वापस चला जाऊं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये 4,000 5,000 गाने लिख दूंगा मैं। तो कभी इस बात का न गुरूर है, न कभी ये दावा करता हूं कि ये सब मैंने किया है। किसी ने आपको भी याद नहीं है? 5,000 नहीं, 6,000 से ज़्यादा गाने आपके। तो वो एक मेरे पिताजी की एक बड़ी खूबसूरत कविता है। कहता है कि मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है। क्या बात है? मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की नया गीत बन जाता है। आप समीर जी, आप इतने बड़े गीतकार हैं, इंडस्ट्री के तमाम नामचीन लोगों को आप जानते हैं। 70 के दशक में बनारस का एक शायर लड़का था, कविता लिखा करता था, आपने शायद नाम सुना होगा उसका, शीतला पांडे। जानते हैं आप उसे? मेरे ख्याल से मेरा ही नाम है, क्योंकि अच्छा हुआ उस नाम से भी आपने इन लोगों को वाकिफ़ करवा दिया। और वो नाम फाइनल नाम क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, उस दास्तान को कभी बाद में छेड़ेंगे। मगर उस नाम के पीछे जो प्रॉब्लम थी कि लोग ये बोलते थे कि किसी स्कूल के टीचर का नाम लगता है, किसी शायर का नाम नहीं लगता। तो यार ये तुम नाम बदल दो। तो इस विरोध के कारण मुझे मेरा नाम बदल के समीर रखना पड़ा। अगर अच्छा ये बताइए, अगर कुछ कुछ होता है या ज़रा ज़रा महकता है, उसके नीचे लिखा होता है शीतला पांडे, तो शायद अच्छा नहीं लगता। वही, आपको खुद को अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कैसा लगता है मैं बता नहीं सकता। मगर और ये बड़ा कमाल का होता क्या था कि हमारे ज़माने में जब नाम जो रखने की प्रक्रिया थी, कभी दादी कभी दादा, उनके सपने में कुछ आया, उन्होंने वो नाम रख दिया। किसी ख़ास ओकेज़न पे आप पैदा हुए तो नाम रख दिया। सही बात। आप जिस दिन पैदा हुए, अगर उस दिन झगड़ा हुआ तो नाम झगड़ू रख दिया। तो कुछ अजीब व गरीब माहौल था उस वक्त। तो मेरी दादी के सपने में वो माता आई और उन्होंने कहा कि इसका नाम शीतला रख दो, तो दादी ने वो शीतला रख दिया। अच्छा, तमाम टीवी शोज में आप समीर जी अपने संघर्ष की कहानी बता चुके हैं जी। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शीतला पांडे और समीर की शायरी में क्या फर्क है, और उदाहरण के साथ बताना होगा। देखिए, जब मैं शीतला पांडे था भैया, तब तो सच पूछे उस ज़माने में मैंने लिखना शुरू भी नहीं किया था। जब तक ये नाम था, पहली एक कविता जो एक बड़ा मशहूर पेपर हुआ करता था बनारस में, जयदेश, उसमें एक कविता छपी थी। वो कविता क्या थी? एक छोटी सी गज़ल थी वो
कि अजीब कशमकश में गुजरती है ये उम्र, अजीब कशमकश में गुजरती है ये उम्र, कभी ज़िंदगी के सदमे कभी मौत का है डर। ओह, तो इस तरह की कविताओं की तरफ हम बेंट हुए और उस ज़माने में दुष्यंत कुमार और इन लोगों को पढ़ के बड़े मुतासिर हुए थे हम लोग। और अब इसका कंपैरिजन जो समीर ने लिखा हो, अब वो तो अभी आपने इतने सारे गानों का उदाहरण दे दिया। कोई अभी जो आपका जो फेवरेट है, आपकी फेवरेट? मेरा फेवरेट कैसे हो सकता है भैया? ये 5000 6000 गानों में मैं कैसे कह दूं कि मेरा ये गाना फेवरेट है? बहुत मुश्किल है ये चॉइस करना। मैंने इन लोगों पे छोड़ दिया है। जो आवाम को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो इन बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं तो उन्हीं के लिए लिखता हूँ और ये जो फैसला करते हैं मैं उसका वेलकम करता हूँ। अच्छा चलिए, शीतला से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़र्क है समीर अनजान में और पिता अनजान साहब में? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। समंदर से कभी भी नदी की तुलना कीजिएगा ही मत। हमेशा कहते हैं, हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो मुझे मेरी औकात पता है और पिता क्या थे वो भी मुझे पता है। और आप तमाम लोगों ने उनके गानों को भी बहुत सराहा है। अमिताभ बच्चन के 90% गाने उनके लिखे हुए हैं। तो न तो उनकी शायरी की तरफ मैं कभी बेंट हुआ, न तो मैंने उनकी विधा कभी अपनाई। और उसके पीछे वो खुद थे, वो बोलते थे कि कभी भी जिस तरह से मैं लिखता हूँ वैसा लिखना मत, क्योंकि लोग तुमको कंपेयर करेंगे वैसे भी मुझसे, और अगर मेरी तरह लिखना शुरू करोगे तो तुमको तकलीफ़ हो जाएगी। और मैं शुरू से मुरीद रहा हूँ दो राइटरों का, मजरू साहब और आनंद बख्शी का। मैंने अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या फ़र्क ये नहीं है कि अनजान साहब लिखते हैं खई के पान बनारस वाला और समीर अनजान लिखते हैं अनारकली डिस्को चली? वो लिखते हैं छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आप लिखते हैं तुझे भागा कर ले आया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। क्योंकि जब छू के मेरे मन को उन्होंने लिखा तो उस दौर में मोहब्बत के तौर तरीके उस तरह के थे। और जिस दौर में मैंने ये गाना लिखा कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से, तो मोहब्बत तब तक रंग बदल चुकी थी भैया। तब तक यही होता था लड़के लड़कियों के साथ आशिकी। जब मैंने लिखी तो अभी मैं बीच में श्रीनगर यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहा था, तो वहाँ के कमिश्नर ने मुझसे कहा कि समीर जी 90s के गाने यहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं दिए, वो केवल वो गाने सुनते थे और रोमांस करते थे। तो मैंने बोला आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? बोले नहीं, कश्मीर में बड़ी ज़रूरत थी मोहब्बत की, वो आपने बांटी है भरपूर। वो दौर था, वो जीवन जिया था मैंने। तो पिताजी ने वो लिखा जो उन्होंने जिया था, मैंने वो लिख दिया जो मैंने जिया था। अच्छा, मैं अब दो सवाल आपसे पूछता हूँ। ये यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे और पूछ रहे थे आपके आने से पहले कि समीर साहब को कौन सा गाना था जो उन्होंने सबसे जल्दी लिखा और कौन सा गाना था जिसको लिखने में काफ़ी वक्त लगा? हाँ, सबसे जल्दी लिखा जिस गाने पे मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, इन तमाम बच्चों को बहुत पसंद है वो गाना, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तो। आप यकीन नहीं करेंगे भैया, वो 15 से 20 मिनट में पूरा गाना लिखा हुआ है। 15 से 20 मिनट में? यस। और मुझे यकीन भी नहीं था कि मुझे इस गाने पे फिल्म फेयर मिल जाएगा। फिर वही बात आई जैसा मैंने कहा कि करवा कोई और रहा था, कर मैं रहा था। तो 15 से 20 मिनट में गाना लिखा। और सबसे ज़्यादा वक्त किस में लगा? दिल का एक गाना था जिसके कई वर्शंस लिखने पड़े मुझे। पहला वर्सन था कि वो सैड गाना चाहिए, वो गाना था ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसका सैड वर्सन चाहिए, तो मैंने सैड लिख दिया। तो जब गाना हुआ तो उन्होंने बोला यार ये बहुत सैड लग रहा है, थोड़ा सेमी इमोशनल लिखो। फिर मैंने सेमी इमोशनल लिख दिया, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इसमें थोड़ा रोमांटिक भी लग रहा है, ये वो सैडनेस की फीलिंग नहीं आ रही। अरे मैंने बोला भाई लिखना क्या है मुझे ये तो बताओ। 3-4 वर्शंस लिखने के बाद तब जाके वो गाना फाइनल हुआ। लेकिन ये तो अलग अलग वर्जन, लेकिन कोई ऐसा गाना था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, बहुत ज़्यादा वक्त लगा, बहुत टाइम लगाना पड़ा उसमें?
रहमान जी के साथ एक पिक्चर मैंने की थी, एक ही फिल्म की थी, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। अरे बड़ी शानदार फिल्म थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। उस अजय देवगन थे उसमें शायद। हैं? अजय देवगन थे। उसको उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। उसमें गाना बड़ा मशहूर भी हुआ था, मगर बहुत तकलीफ हुई थी मुझे वो गाना लिखने में। देश मेरे, अरे देश मेरे, मेरी जान है तू। समीर जी, आप जब बोल रहे हैं ना गाने, क्या आप पहली 2 शब्द बोलते हैं और दिमाग में ट्यून बजने लग जाती हैं? जोरदार तालियां हो जाए जरा इस बात पर। अब मैं जरा एडिटर्स के पास आना चाहूंगा। रामकिशोर जी हमारे साथ हैं। सर, आपका सवाल। सर, आपका सवाल समीर जी। समीर भाई, पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे एक बात अभी निशांत भाई पूछ रहे थे कि पिता ने जो काम किया अनजान साहब ने, और आप दोनों में कहाँ आप देखते हैं, तो आपने कहा कि सागर से नदी की तुलना नहीं करनी चाहिए, और ये सही भी है कि जो अनजान साहब थे उनका कोई सानी था ही नहीं। उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो अभी तक हमको शब्द से याद है। लेकिन एक जो कमाल है वो ये कि हर पिता जो होता है पहले मना करता है कि ये काम कभी करना मत, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब गली से कोई निकलता है तो ये कहते हैं कि अरे देखो वो फलाने का लड़का जा रहा है। तो आपने जो है वो जो ऊंचाई थी उसको लिया, और अनजान साहब जहाँ थे वहाँ से आगे आपका जो सफ़र शुरू हुआ उसमें समीर जो है वो वाकई हवा की तरह बहकर दुनिया में फैला। तो ये जो यात्रा है, आपको लगता है कि अनजान साहब ने कभी ये सोचा होगा कि मैंने मना किया था लेकिन मेरा बेटा जो है मुझसे आगे गया, और एक पिता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए और उसे उसके नाम से। हाँ, देखिए भैया, लोग मुझसे बोलते हैं कि आप शायर बने कैसे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे पिता शायर थे तो मैं शायर बन गया, क्योंकि मेरे लहू में शायरी थी। वो एक बात ज़रूर कहते थे कि मुझे पता है कि तू एक अच्छा गीतकार बन जाएगा, मगर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा है, मुझे भरोसा मुझ पे है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तो बुरा भी करोगे तो अच्छा करोगे, उससे ज़्यादा नीचे जाओगे नहीं। मगर उनको बोले कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी रूह को, मेरी आत्मा को सुकून मिले, तो लोग मुझे ये बोलते हुए सुनाई देने चाहिए कि अनजान जी, आपका लड़का लिखता जैसा भी है बट वो इंसान बहुत अच्छा है। तो मैंने लिखने से ज़्यादा एक अच्छे इंसान होने के लिए ज़्यादा कोशिश की। क्या बात, क्या बात। अभिज्ञान जी। कबीर, एक पॉइंट है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अजीज दोस्त हैं पुराने, मुझे आपकी रेंज ने हमेशा प्रभावित किया, लेकिन बॉलीवुड इतनी घटिया जगह है कि इसमें टाइप कास्ट करके आपको बेड़ियों में जकड़ देते हैं। मेरा सवाल सीधा है कि उस टाइप कास्टिंग से आप कैसे निकल कर आए? आपके रोमांटिक गाने कहीं ज्यादा सफल हैं बजाय उस तरह के गाने जिसका निशांत ने जिक्र किया। तो टाइप कास्टिंग का दबाव आप पे भी होगा, मुंबई शहर में रहने की कीमत के पैसे जुगाड़ करने का दबाव आप पे भी होगा। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? मैंने देखा है बहुत क्रिएटिव लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में ये स्ट्रगल रहा है, बहुत कोलैप्स हो जाते हैं उसमें। देखो भैया, बड़ा अच्छा सवाल है। होता क्या है ना कि टाइप्ड होना एक मजबूरी हो जाती है वहाँ, क्योंकि जब मैंने आशिकी लिखी, हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो हर आदमी आए तो यहाँ तक प्रेशर दिया गया कि यार हर गाने में आशिकी वर्ड डाल दो। उनको ऐसा लगता था केवल आशिकी शब्द डालने से गाना हिट हो जाएगा। अब उन जाहिलों को कैसे समझाएं कि भाई केवल आशिकी लिखने से कोई गाना नहीं चलता। ये जाहिलों का ही मैं जिक्र कर रहा जी, था। लकीली मेरे साथ ये हुआ क्योंकि मैंने नंबर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बहुत काम किया और सबका अंग अलग था। नदीम श्रवण की अपनी स्टाइल थी, आनंद मिलिंद की अपनी, अनु मलिक की अपनी, जतिन ललित की अपनी। तो ये जो वैरायटी मिली मुझे, अब मैं आशिकी, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी लिख रहा था, तभी एक कैरेक्टर मेरी ज़िंदगी में आ गया जिसका नाम था गोविंदा। अब वो उसके लिए गाने मुझे एकदम अलग लिखने पड़े, उसके लिए सारे गाने अलग लिखने पड़े। अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था
तो किसी ने मुझे एक रील भेजी कि हमारे महान प्रधानमंत्री जी जब कोलकाता बंगाल का इलेक्शन जीते तो जिस गाने को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था उस ज़माने में कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, उस गाने को लेके एक बहुत बड़ी मुहिम चल गई कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो झाल मुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो जो गाना मशहूर होता है ना भैया, उसका इस्तेमाल अब कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी एक पिक्चर लग रही है 5 जून को, मेरी है जवानी तो इश्क होना है, अब उस गाने पे उस पिक्चर का टाइटल उन लोगों ने रख दिया है। तो ये जो वेरिएशन आया, फिर मैंने रहमान के साथ लेजेंड ऑफ भगत सिंह की थी, मैंने ऐसी सी फिल्में की हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं। मैंने कमला हसन जी की एक फिल्म की थी जिसका जो गांधी जी की ज़िंदगी के ऊपर बनी है, जिसका नाम था हे राम जी। उसका म्यूजिक आप सुनेंगे तो ये सरप्राइज कि ये गाने मैंने लिखे हैं। तो मुझे खुद भी बड़ा शौक था कि यार अलग अलग कहानियाँ मिलें तो मैं टाइप्ड होने से बचूं। एक 10 सेकंड का सवाल, डू यू थिंक, इसलिए आपको लगता है कि एट लीस्ट यू आर लकियर देन द रेस्ट? डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट। अभी मैं बोल रहा था जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो एक ऑरा मुझे मिला 90s का जिसमें बेस्ट दौर चल रहा था और वो पूरा 10-20 साल म्यूजिक को समर्पित था। समीर जी, जो अभी अभिज्ञान जी ने आपसे पूछा उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और कुछ आरोपों पर आता हूँ। आजकल के दौर में चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी गाने हो, भोजपुरी का तो एक अलग ही लेवल है। लेवल अच्छा या बुरा अब वो आप बता दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या सिर्फ शायर को क्रिएटिविटी के नाम पर फुअरता ही बेची जा रही है या फिर अश्लीलता ही बची है? सवाल ये देखिए, ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल है और आज तो इतने लोगों के बीच में आपने मुझे घेरा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये बात शायरों से क्यों पूछी जाती है? शायरों का क्या काम है? शायर खुद के लिए लिखता है? शायर ने कभी अपने लिए कुछ लिखा ही नहीं। शायर ने एक कहानीकार की कहानी के लिए लिखा, उस कहानी में जो एक किरदार है उसके लिए लिखा। अगर वो किरदार की लैंग्वेज ऐसी है, उसमें गीतकार से कहा गया, अब जैसे मैं कूली नंबर 1 लिख रहा था तो मुझे मालूम था कि गोविंदा का कैरेक्टर कूली का है। अब वहाँ अगर मैं लिख देता कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम, गोविंदा खड़ा होकर गाना गाता तो लोग क्या बोलते। तो सवाल गीतकार पे आरोप मत लगाओ। लेकिन समीर जी, अब ऐसे कौन से किरदार की ये डिमांड होगी या ऐसे कौन से किरदार के लिए वो ज़रूरत होगी कि वो गाना लिखा जाए जो अभी नोरा फतेही ने जिस पर डांस किया, जिसके बोल तो एकदम बी ग्रेड फिल्म से का तो बेस्ट तरीका है, जिसने लिखा उसको पकड़िए, जिसके ऊपर सूट हुआ उसको बुलाइए, जिसने बनाया उसको बनाइए। वो जवाबदेही उनकी है, वो जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों लिखा, उसके पीछे कारण कौन था। लिखवाने वाला उन पे भारी था या वो अपनी वजह से खुद लिखे। समीर जी, लेकिन ये तो उस दौर में भी हो रहा था। आनंद बख्शी इतने बड़े गीतकार, उन्होंने लिखा चोली के पीछे क्या है, तो मगर उसके पीछे की कहानी आपको पता नहीं है। आनंद बख्शी ने, जब मैंने उनके ऊपर जब आरोप लगाया गया तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये लाइन लेके सुभाष जी आए थे, चोली के पीछे क्या है। तो बोले मैंने तो चोली को फिर भी दिल में छुपा लिया कि चोली में दिल है मेरा। अगर वो जो लिखवाना चाहते थे वो मैं लिख देता तो हिंदुस्तान में आग लग जाती। तो सवाल, शायर तो कहीं बच बचा के निकलना क्या उस गाने से ये डबल मीनिंग गानों का ट्रेंड नहीं चला? बिल्कुल, उस लपेटे में मैं भी आया। नहीं, लेकिन डबल मीनिंग गानों की बात हो रही है तो मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूँ। सरकाए लियो खटिया जाड़ा लगे। हाँ, अच्छा एक बात बताइए भैया, इसमें आपको वल्गर क्या लगता है? अभी आपने नोरा फतेह अली खान का गाना सुना और ये गाना सुना, वो दोनों गाना सुनने के बाद आपको लगेगा कि वल्गैरिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं, वल्गैरिटी का कंपैरिजन नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसकी कहानी बता देता हूँ। मैं कई बार कई प्रोग्राम में मैंने बताया है, ये जो सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, ये गाना सचमुच मेरा लिखा हुआ नहीं था।
ये हमारे यहाँ एक कौम होती थी नट्टिन, नट लोग आते थे हाँ। एक खास ओकेजन पे, तो वो रात को गांव के चौपाल में बैठ के गाती थी। तो उस ज़माने से मैंने ये फोक सुना था, तो मुझे लगा कि मेरे दादा, मेरे पिता, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के गाना सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो यार इसमें अगर वल्गैरिटी होती तो ये लोग ये गाना सुनते क्यों? अच्छा, फिर मैंने वो गाना उठा के डाल दिया वहाँ, क्योंकि डेविड धवन की डिमांड थी कि यार कुछ एक टिकलिस गाना मुझे दे दो, एक ऐसा गाना दे दो जिसमें थोड़ी छेड़छाड़ हो। और फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आज धुरंधर जैसी पिक्चर में खुली गाली दी जा रही है और ये बोल के कि किरदार की डिमांड है। नहीं, लेकिन देखिए समीर जी, अब जब छेड़छाड़ की बात हुई तो आपने किरदार की डिमांड पर गाना लिख दिया, खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है। करेक्ट। तो जब आप लड़कियों को छेड़ते हमारे ज़माने में इसी तरह के जुमले कसते थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे थे। हैं? लोग कह रहे हैं कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे थे। ये कहने को तो लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और वो गाना जो है सन सन साए साए हो रही थी खेत में, हाँ। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें क्या वल्गर है? ये कवि क्या कहना चाहता है इसमें? नहीं, वो क्या कहना चाहता है आप अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी सोच लीजिए। मैं बस इतना जाना हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं, सन सन साए साए हो रही थी खेत में, इसमें कवि क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं कहना चाहता, वो उस माहौल में, उस मौसम में जहाँ है, वहाँ जो हवा चल रही है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन ये गाने तो लिखे जा रहे थे ना, जोरा जोरी चने के खेत में। हाँ, डेफिनेटली। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं? मुझे कोई इस तरह के गाने लिखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आपको डांस ट्रैक लिखना है, आपको उस माहौल में वो गाना लिखना है, तो उस तरह का लिखना पड़ेगा। मगर अगर आप उसको वल्गर कहते हैं, मेरी नज़र में तो वल्गर नहीं है भाई। जब आप एक रेड लाइट एरिया में एक तवायब कोई गाना गाएगी, तो उसका जो किरदार है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। समीर जी, इसमें एक फर्क है, सरकायलियो खटिया सुनने में शायद अलग लगे, लेकिन देखने में जो था वो वल्गर लगा। वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं सर, वही मैंने बोला कि मुझे हर जगह। लेकिन बिल आपके नाम पे फटता है। नहीं, वो बिल किसी के नाम पे भी फटे। देखिए, जब कोई भी देश में कोई भी हंगामा होता है तो बिल प्रधानमंत्री के नाम पे फटता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ प्रधानमंत्री के वजह से होती है। ठीक है प्रदीप जी। समीर जी, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गीतकार हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके से बिल्कुल अलग ढंग से देखता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि ठीक है कि आपने गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया, बहुत सारे गाने लेके, लेकिन उससे अलग दो बातें मुझे बहुत आपकी तरफ आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं। एक तो ये कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से गीतकार संघर्ष करने आते हैं, लेकिन वो तब आते हैं उनको कोई नहीं होता, वो सड़क फुटपाथ पे सोते हैं, इधर सोते हैं। लेकिन आपके पिता उसी शहर में हैं और आप वहाँ संघर्ष करने आ रहे हैं, तब भी आप 1 साल तक गलियों में भटकते रहे और उसी तरह रहते रहे। एक तो ये बात मुझे वो करती है। दूसरा ये है कि मैंने ये देखा कि जितने गीतकार हैं अधिकतर, और मेरे ख्याल से अधिकतर क्या सारे ही, उनके किसी के भी बच्चे गीतकार के रूप में आगे नहीं बढ़े। चाहे हम गुलजार साहब को लें, शकील बदायूं को लें, नीरज जी को लें, किसी को भी लें, आनंद बख्शी को लें, इतने सब जो भी या कैफी आदमी को लें, जावेद अख्तर को लें, या तो किसी और लाइन में चले गए या वो फिर इस लाइन में नहीं आए। आप अकेले ऐसे गीतकार हैं जो गीतकार के बेटे होते हुए आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैंने जो स्ट्रगल किया उसकी क्रेडिट भी पिता को देता हूँ। जो मैं उनके रहते मैंने नाम कमाया उसकी क्रेडिट भी उनको देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था। अगर वो संघर्ष नहीं करता ना सर, बिना अंधेरे के उजाले की कीमत होती नहीं। अंधेरा देखना बहुत ज़रूरी था मुझे। और एक बात पे मैं आप लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि जब कभी जीवन में कुछ बन जाना ना, तो एक चीज़ ज़रूर सोचना कभी कि तुम बने कैसे। तब मैच्योर जब बहुत हो जाओगे तो एक जवाब मिलेगा कि इस बनने की प्रक्रिया शुरू बहुत पहले हो गई थी, आपको पता ही नहीं था। मुझे एक सफल गीतकार बनाना था, इसीलिए मेरे जीवन को कहाँ एक छोटे से गांव में पैदा किया,
खेतों में गन्ने का बोझ लेके गांव के खलिहान तक आने तक का काम, कुदाल चलाने से लेके फावड़ा चलाने तक का काम, पोखरे और नदी में नहाने तक का काम, वहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ। मैं लालटेन की रोशनी में मैंने पढ़ाई की। गांव में उस ज़माने में पटरी बोरका बोलते थे, उस पर लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर शहर पहुंचा बनारस। फिर बनारस को जिया मैंने, जब मैंने BHU से एमकॉम किया और उस शहर के पूरे माहौल को जिया मैंने। तो कहीं न कहीं और फिर मुझे वहाँ एक ज़माने में एक संगीतालय हुआ करता था, पता नहीं अभी है कि नहीं, गुप्ता संगीतालय, वहाँ पे जाके मैंने बैंजो बजाना सीख लिया। फिर मैंने एक वहाँ मनोरंजन ऑर्केस्ट्रा पार्टी खोल दी, वहाँ एंकरिंग मैं करता था और कई किसी के बर्थडे में, किसी की शादी में जाके हम लोग कार्यक्रम करते। तो और मेरे पिता ने कहा कि तुम ज़िंदगी में सब बनना, गीतकार बनने की कोशिश मत करना। अब मैं उस पिता के आदेश का पालन करते हुए मैं पढ़ाई की तरफ लगा हुआ था। इसीलिए मुझे उन्होंने लिटरेचर से हटा के कॉमर्स में डाला कि लिटरेचर में डालूंगा तो ये लिखना शुरू करेगा। कॉमर्स से मैंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, मैंने एमकॉम किया, मैंने बैंक में नौकरी की। मगर अब आता है तीसरा किरदार, जिसको डेस्टिनी बोलते हैं, जिसको ईश्वर बोलते हैं। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे बोल रहा है अंदर से कि तेरी मंजिल मकसूद ये नहीं है समीर, तू निकल यहाँ से। दूसरे दिन बैंक की नौकरी छोड़ के निकल गया। उस ज़माने में 80s में बैंक की नौकरी छोड़ना बहुत बड़ा फैसला था भैया, बिल्कुल। मगर उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि ज़िंदगी में हमेशा दिल की सुनो। दिमाग से जिस दिन काम करना शुरू करोगे तुम फिर वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो। और मैंने हमेशा दिल की सुनी और शायद इसीलिए पहली हिट पिक्चर भी जो थी वो दिल ही मिल गई और दिल के गाने भी बहुत मशहूर हुए। बिल्कुल। तो वो मुझे बनाया गया, मैं बना नहीं, कोई तीसरी ताकत मुझे बना रही थी। पिता का तो सपना भी नहीं। देखते हैं आप प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, ये कैसे देखते हैं कि और गीतकार के बेटे आगे नहीं बढ़ सके, आप अकेले ऐसे हैं जो आगे आए? ये मैं कुछ बोल, ऐसा नहीं कि लोगों ने कोशिश नहीं की। शैलेंद्र जी का बेटा भी कोशिश किया, वर्मा मलिक का बेटा भी कोशिश किया, बट सर ये तो ईश्वर ही इसका जवाब दे सकता है क्यों नहीं बने और मैं क्यों बना इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। चलिए, अब मैं हमारे बाकी एडिटर्स पे भी आ रहा हूं, लेकिन हमारे शो का एक सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला एक सेगमेंट है, वो है रैपिड फायर। मैं आपको वहां पर लेके जाऊंगा। आप मेरे साथ उस वॉल पर आइए समीर जी, आइए। और यहां पर हम आपके सामने कुछ सवाल रखेंगे। आइए, ट्रिकी नहीं है, कुछ ऑप्शंस आएंगे, यहां पर आपको आना होगा और आपको ईमानदारी से उसको चूज करना पड़ेगा। और ऑडियंस जो है वो हर सवाल पर हौसला अफजाई होगी। तो हम रैपिड फायर अपना राउंड शुरू करने जा रहे हैं। समीर जी, थोड़ा सा आपको इस तरफ आना पड़ेगा। और देखिए, जो मेरा पहला सवाल है वो यहां पर हर कोई जानना चाहेगा कि समीर जी आखिर किसको क्या रेट करते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। क्रम है, आइए जरा जोरदार तालियां हो जाए पहले, आइए। तो रैपिड फायर का पहला सवाल प्ले करिए जरा। अब समीर जी, हर कोई ये जानना चाहता है कि समीर जी तो बहुतों की पसंद है, लेकिन समीर जी की पसंद क्या है? क्रम बताइए, पसंदीदा संगीतकार का क्रम। अन्नू मलिक, नदीम श्रवण, आनंद मिलन, हिमेश रेशमिया। इन्हीं से पूछ लो, बता अरे देंगे। नहीं, यही तो। आप मेरी नौकरी खतरे में डलवाना चाहते हो तो आप पूछ लीजिए। इनमें ये जितने चेहरे दिख रहे हैं ना, इन सब का मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं किसी एक का नाम लेके, अच्छा, मुझे पसंदीदा बता दीजिए। नहीं, सब पसंद वाले थे तभी तो काम किया। अच्छा, ये बताइए सबसे इसमें से सबसे इजी टू वर्क विद कौन था? नहीं, सबने अच्छा, मगर नदीम श्रवण के साथ सबसे बेहतरीन काम हुआ और सबसे ज़्यादा जो गाने पॉपुलर हुए वो इनके हुए। ठीक है, अब ये जो है आपने नदीम श्रवण को नंबर 1 पर रेट कर दिया, मुझे ऐसा मैंने नहीं किया, आपने किया। ठीक है, चलिए, ठीक है। अगला बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? ठीक है, आइए प्ले करिए जरा अगला सवाल। ये भी जरा ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल है, वैसे दिखाइए जरा। यहां पर अगला सवाल, पसंदीदा गायक का क्रम। कुमार सानू आपके टाइगर, उदित नारायण
अभिजीत भट्टाचार्य और सोनू निगम, पसंदीदा गायक का क्रम। करेक्ट, जो आपने क्रम दिया वही क्रम है मेरा पसंदीदा। क्या बात, क्या बात। चलिए अब अगला क्रम नहीं पूछते, अब सीधे सीधे पूछते थे। आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए, आप दिखाइए जरा। ये हमारा अगला सवाल है, पसंदीदा गायक कौन। मेरा बोलने से पहले से ही आपने बोल दिया। नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह। और मैं लेकिन पाकिस्तानी गायकों को लेकर आजकल बड़ा मैं भाग्यशाली हूं कि इन्होंने हिंदुस्तान में आके एक ही गाना अपनी कंपोजिशन के अलावा जो गाया था वो मेरा गाना था, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। लेकिन कहा अब तो आरोप लगता है कि पाकिस्तानी गायकों को भारत लाकर इंडियन गायकों का करियर खत्म किया गया था। सर मैं कभी भी आरोपों पे या प्रत्यारोपों पे कोई जवाब देता ठीक नहीं। है, कोई बात, ठीक है। आइए, ये बहुत अच्छा है, अब बड़ा इन्होंने अपना एकदम क्लियर कट जवाब दिया। आइए जरा अब अगला सवाल दिखाइए। अब देखिए तालियों की आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे, प्ले करिए जरा यहाँ। मेरा अगला सवाल दिखाइए रैपिड फायर पर। ये बड़ा स्ट्रेट सवाल है, बेहतर गीतकार कौन, शैलेंद्र जी, मजरू सुल्तानपुरी जी, साहिर लुधियानवी जी या अनजान? नो डाउट। अरे बेटे की हैसियत से सवाल नहीं था ये। नहीं सर, मैं बेटे की हैसियत से नहीं, मैं बहुत गहराई से सोच के समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने केवल इनको सुना नहीं है, मैंने इनको जिया है। क्या बहुत खूब। आइए जरा आप दिखाइए जरा अगला भी, आप ऐसे ही बताइएगा, लेकिन अब अगला जो है वो फिर से क्रम वाला मामला है। दिखाइए जरा, ये दिखाइए हमारा अगला सवाल, प्ले करिए यहां पर। अगला सवाल ये है कि बेहतर गीतकार का क्रम क्या है, गुलजार साहब, जावेद अख्तर जी, आनंद बख्शी जी, या उनको तो आप जानते ही होंगे, समीर अंजान। सर देखिए, जिसको मैं अपना गुरु मानता हूँ वो थे आनंद बख्शी जी, और गीतकार की चौखट पे अगर रख के मैं सबसे बेहतर अगर किसी को कहूँगा गीतकार की बात, शायर तो सभी लाजवाब हैं, सब ने बहुत कमाल का काम किया है, मगर एज ए गीतकार मैं नंबर 1 बख्शी साहब को देता हूँ। नंबर टू नो डाउट जावेद साहब। ओके, और नंबर 3 गुलजार साहब। अरे ये तो आप ये फैसला ये करेंगे, मैं नहीं करूँगा सर, ये बहुत जाती हो जाएगी। बाकी का फैसला ऑडियंस करती रहेगी। आइए जरा अब अगला दिखाइए जरा। अब यहां पर भी अब क्रम नहीं, अब स्ट्रेट सवाल है, दिखाइए जरा पसंदीदा कवि कौन है, कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर, इरशाद कामिल या फिर वरुण ग्रोवर? देखिए सर, मैं कुमार विश्वास को तो फिल्मी गीतकार मानता नहीं हूं, तो मैं उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर। कवि पूछा है मैंने, कवि पसंदीदा कवि साहित्य के लिहाज से। अब ये सबकी अपनी अपनी अलग विधाएं हैं, मैं कैसे किसी एक का नाम लूं। मैं इसमें बहुत, मनोज का अपना अलग अंग है, कुमार जी का अपना अलग है, इरशाद अलग हैं, वरुण ग्रोवर अलग हैं, तो मैं किसी एक का नाम इनमें नहीं दे सकता सर। ठीक है, लेकिन अगला सवाल जो है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, पसंद आपकी क्या है, क्योंकि वरना ये जो ऑडियंस है वो बड़ी परेशान हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। प्ले करिए जरा हमारा अगला सवाल, दिखाइए जरा पसंदीदा एक्टर कौन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, गोविंदा? मुझे लग रहा है कि आप मेरा सबके साथ काम, आप इंटरव्यू नहीं, मेरा इम्तिहान लेने के लिए यहाँ बुलाए हो और मेरे रिश्ते सबसे खराब करवाना चाहते हो। नहीं। ये देखिए, ये जितने हैं सबके लिए मैंने सुपरहिट गाने लिखे हैं सर, तो मैं किसी एक का नाम कैसे ले लूँ। देखिए, शुरुआत हुई आमिर से, दिल में ये आए, फिर सलमान आए, फिर शाहरुख दीवाना में, फिर गोविंदा के साथ तो बहुत काम किया मैंने, तो ये सारे मेरे पसंदीदा, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। अच्छा ये बताइए, इनमें से गाना लिखने के लिए जब आप लिखते थे तो किसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था? गोविंदा। ठीक है, आइए, बहुत जोरदार तालियां हमारे सेगमेंट के लिए। अब समीर साहब आइए, बैठिए जरा। देखिए, मैं आपसे यहाँ पर जितने भी हमारे गेस्ट हैं, जितनी भी ऑडियंस है, ये सब लोग इस बात से इन एग्रीमेंट हैं कि जो 90s का दौर था वो मेलोडी का दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये दौर वो भी था जब कई आरोप लगे म्यूजिक चुराने के, और बतौर गीतकार आपको नहीं लगता कि आपने इतनी मेहनत से कोई गाना लिखा है और जब उसकी कोई धुन कंपोज की जा रही है, उसको एक बार सुन लेते हैं कहीं और से, तो मतलब वो किसी और ने चुरा ली हो, ऐसा लगता नहीं था? तो देखिए, एक बात आपसे कहूँ, एक बड़ा मशहूर
बड़ी मशहूर लाइन है कि जिसने ना किया हो पाप वो पहला पत्थर मारे। मैं बड़ा ईमानदारी से जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए सर, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होना, कहीं ना कहीं से आप एक भी नाम मुझे आप बता दो केवल जो कहीं से बिना इंस्पायर हुए लिखा हो, या जिसने, अच्छा जो पकड़ा गया वो चोर, जो बच गया वो सयाना। बात केवल इतनी सी है, वरना ये फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी और आप गिन भी नहीं पाएंगे कि कौन कहाँ से इंस्पायर होके क्या क्या लिखा है किसने और क्या क्या बनाया गया है। आप इतनी साफगोई से चीज़ें रख रहे हैं, आरोप लगते रहे, इसलिए एक सफाई का ये मंच भी है। वैसे अपने दर्शकों को बता दूं, जो आपने अभी सुना था वो जो राइट साइड में आप सुन रहे थे वो नदीम श्रवण का था, और जो आपने पहले सुना था वो नुसरत नज़ीर का गाना था, जिसको कहा जा रहा है कि वो एक तरीके से इंस्पायर्ड है आज की तारीख में, आज की शब्दों में। खैर, कितनी खूबसूरत लाइन है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। लेकिन पाकिस्तान के एक मशहूर शायर हैं सलीम कौसर, उनकी एक मशहूर गज़ल है जिसे जगजीत सिंह ने भी गाया है। उसका शेर है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो क्या बोलूँ आप बताइए। अभी मैंने आपसे बोल दिया कि इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है, और ये सिचुएशन इतनी खूबसूरत थी। मैं आपको बताऊं, साहिर साहब का, तो हम लोग आज ये तय कर ले कि बॉलीवुड में गीत और संगीत की चोरी को इंस्पिरेशन कहते हैं। बेटर है, अगर ये मान ले तो बेटर है, अगर मान ले तो बेटर है, बेहतरी उसी में है। गीत संगीत की चोरी इंस्पिरेशन, बेहतरी उसी में है। जब चोर म्यूजिक डायरेक्टर्स आपके पास आते थे, रिकग्नाइज चोर है, चाहिए मैं सबका नाम गिना दूं आपको, तो आपको कैसा लगता था? क्योंकि आपको गाना लिखना था और वो धुन चोरी करके नहीं, मगर भैया देखिए, कुछ चीज़ें तो हमको खुद को पता भी नहीं होती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। अभी भी बहुत सी चीज़ें जो आती हैं मुझे खुद पता नहीं होता, बाद में पता चलता है कि ये चाइनीज़ ट्यून है, पर्शियन ट्यून है, अरबी की ट्यून है। अगर पर्चे से मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं आपको बताऊं, जो गाना था आपको याद होगा कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई, ये किसकी लाइन थी आपको पता है? बताइए। कतील सिपाही साहब की लाइन थी ओरिजिनल, मगर साहिर साहब ने उनसे पूछ के ये जुमला इस्तेमाल किया था। तो ये कहानी आज से नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है। और देखिए वही है ना कि अब जो चीज़, जो फहरिस्त, जो अभी तो आपने 3-4 गाने दिखाए, मैंने बोला ये फहरिस्त निकालने लगेंगे तो कोई किरदार वहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। आप किसी का भी नाम ले लेंगे, हर आदमी उस दायरे में कहीं ना कहीं फंसेगा। एक आखिरी आपसे और चीज़ यहाँ पर अपने आप ही के गाने के एक जिक्र करता हूँ। गाना है तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, फिल्म थी तेरे नाम, लेकिन इसकी कोई कहानी समझिए। देखिए जब मैंने मजरू साहब का एक गाना सुना था कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन, तो मुझे लगा कि यार कुछ गाने ऐसे भी होने चाहिए जो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ज़मीन किसी गज़ल की हो या नज़म की हो। कई बार डायलॉग जो है ना, हम 24/7 सर कुछ तलाशते रहते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं कि कहीं से तो कुछ ऐसा मिले कि लिखने की एक ज़मीन मिले जिससे हम इंस्पायर हों, कुछ अलग लिखा जाए। तो ये जुमला मैंने लिखा नहीं, किसी ने मुझे फ़ोन पे बोल दिया यार आपसे बात करना, आपसे मिलना बड़ा अच्छा लगता। अरे मुझे लगा यार ये तो मुखड़ा दे के चला गया, तुरंत मैंने लिख दिया तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। ऐसे जैसे कई बार हमारे पहला गाना जो मैंने लिखा जो बहुत मशहूर हुआ, ऐसे ही लाइन को लेके वो गाना मेरे हाथ से जाने वाला था, मैंने लिख दिया मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। अब डायरेक्टर ने कहा कि यार ये लाइन 500 गानों में आई है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। अब अगर एक एक लाइन पे ये घेरा जाएगा, सही बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, आपको घेरेंगे नहीं, मतलब तो कई बार ऐसा होता है कि वो जुमला किसी और गाने के साथ इतना सटीक बैठता है। अच्छा। अभी आँखियों से गोली मारे, अब पिक्चर में मैंने जब लिखा कि आँखियों से गोली मारे तो वो लिख दिया, अब पिक्चर का टाइटल ही उन्होंने रख दिया आँखियों से गोली मारे।
अब मैं अगर अखियों से गोली मारे यूज करूं तो कहा जाएगा कि यार अखियों से अभी देखिए शैलेंद्र जी का बहुत बड़ा हिट गाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा सैकड़ों दीवाना सैकड़ों में। मुझे पिक्चर मिल गई जिसका नाम था हर दिल जो प्यार करेगा। अब मैं बोलूं कि नहीं शैलेंद्र जी ने लिखा था हर दिल जो प्यार करेगा तो मैं कैसे लिखूं। अब उसको जस्टिफाइड करने के लिए मैंने उस लाइन को पहले जिया, उसके बाद लिखा कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। क्या बात। फिर एक गाना और सुन लो आप दूसरा। ब्यूटीफुल। एक बख्शी साहब का बड़ा मशहूर गाना दर्द दिल वो दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने, अब इन्होंने पिक्चर का नाम ही रख दिया आशिक बनाया आपने। और उन्हीं का ग्रैंडसन, उनकी बेटी का बेटा डायरेक्टर। मैंने बोला यार तुझे और कोई टाइटल नहीं सूझाता, वो तो थैंक्स टू हिमेश ने बोला कि सर घबराइए मत, ऐसी मैं ट्यून बना दूंगा कि उस लाइन का था। उसने जो गाना बनाया आपको याद होगा, आशिक बनाया आशिक, वो किसी को पता भी नहीं चला कि वही लाइन। समीर जी एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले तो। वो बड़ा उस दौर का सबसे बड़ा हिट था। और अब मैं जरा एडिटर्स पे आऊंगा। दिनेश सर, ये मैं देख रहा था आपकी ऐसी लाइनें जो ऐसा लगता है बेसाख्ता निकली हो, जैसे अभी ये कि तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। अब शैलेंद्र जी का वो गाना जिसमें वो कहते हैं कि उनको गाना लिखने के लिए कहा गया था और रात में वो बेचैन थे, उनको लाइन नहीं सूझ रही थी, खिड़की खोल के खड़े हुए थे, चांद दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने लिखा खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ये जितनी अच्छी और सीधे हिट करने वाली लेखन है इस तरह का, वो ऐसे ही बेसाख्ता होता है क्या? जब बहुत दिमाग बहुत जटिलता आती है तो क्या थोड़ा सा गड़बड़ाता है मामला? एक और दूसरा, ये राइटर्स ब्लॉकेट क्या होता है? क्योंकि कहते हैं जब आपका शौक आपका पेशा बन जाए, हर दिन आपको वो काम करना पड़े, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ लिख देना ठीक है, लेकिन रोज लिखना हो, टाइम आपको मिला हो कि इसके भीतर भीतर लिखना है, वो लिखना हो, तो ये मुश्किल होता है। आपका अनुभव इस पर क्या कहता है? या आसान सचमुच, जब मैं मुंबई गया ना तो मेरा पहला इंटरव्यू यही था कि आसान लिखना बहुत मुश्किल है, मुश्किल लिखना बहुत आसान है। ये आसान जो लिखा जाता है, ये एक मुश्किल दौर से गुजरने के बाद वो आसानी आती है। जब आप गालिब से लेके, मीर से लेके, जौक से लेके जब आप सबको पढ़ लेते हैं, तब उन आसान शब्दों में कहीं ना कहीं वो गहराई नज़र आती है। शैलेंद्र जैसे शायर ने जब लिखा कि तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल रहा था बोल संगम होगा, इससे आसान क्या हो सकता है? मगर उसके अंदर का ख्याल देखिए। तो आसान लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। जो बात आपने कही कि हर दिन वही लिखना और गिन के वही 7 सिचुएशंस हैं, तभी ये जो आरोप प्रत्यारोप जब लगते हैं ना आपके ऊपर कि आप इतने मोनोटोनस हो जाते हैं, वही करते 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 आप ढूंढते रहते हैं कि कोई तो गली मिले, कोई तो रास्ता मिले, कि एक नया ख्याल कहीं से पैदा हो। आप लोगों ने जो लिख दिया सर, वो अभी तक देखिए पीढ़ियां गुनगुना रही है, ये बच्चे गुनगुना रहे हैं। आपने कम से कम 91, 92, 93 में जो लिखा होगा, वो तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, आज भी लोगों के जुबान पर वो आता है। वो 60-70 साल हो गए, आज जो गाने लिखे जा रहे हैं, इनकी शेल्फ लाइफ दिमाग में उतनी ज्यादा क्यों नहीं है? मतलब ये चढ़ते क्यों नहीं है उतने? मगर एक बात बताइए कि सेल्फ लाइफ है किसकी आजकल? रिश्तों की कोई सेल्फ लाइफ है? संस्कारों की कोई सेल्फ लाइफ है? अभी तो ये माहौल हो। देखिए भैया, शायरी और गाने आते कहाँ से हैं? हमारे आपके बीच से आते हैं। जैसे आपने कहा कि उस ज़माने के शायर ने जो रोमांस पे लिखा तो छूके मेरे मन को लिखा, या अलग अलग तरह के ख्याल आए। मगर हम जो दौर जिए, तो हम अपना जीवन दर्शन, जिस तरह का रोमांस मैंने किया, जिस तरह का दौर मैंने जिया, मैं वो ले। अब आजकल के बच्चों को, अब इनकी दुनिया बिल्कुल हमसे अलग हो चुकी है। अब न वो रोमांस रहा, ना वो दौर रहा, ना वो गहराई रही, ना वो संस्कार रहा, तो उसका इम्पैक्ट गानों में आना ही आना। वैसे आपने अभी बात की, मैं अभिज्ञान जी में आ रहा हूँ, आपने बात की शेल्फ लाइफ की, तो उसमें मैं गानों के प्रिजर्वेटिव्स की एक बात करने वाला हूँ। अगला मेरा सवाल होगा, लेकिन पहले आपसे। और इसी की शेल्फ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं,
तकरीबन 35 साल के बाद आपका गाना, आपने धुरंधर का जिक्र किया, कितनी गालियां हैं, उसी फिल्म में आपका गाना है हम प्यार करने वाले दोबारा रिक्रिएट हुआ और थिएटर में उस गाने का क्या रिस्पांस तकरीबन 35 साल के बाद था। ये आपके गानों की शेल्फ लाइफ के बारे में जिक्र करते हैं। तो ऐसी जिम्मेदारी समीर साहब, आप जब हम लेजेंड का दर्जा रखते हैं, आप हालांकि मानते नहीं, लेकिन कि जब आप लिखते हैं 4 बोतल वोदका, मैंने नहीं लिखा सर। हाँ। मेरा नहीं है। हाँ, आजकल तो जो हिट गाना मेरे नाम से ही उसकी पर्ची फाड़ी जाती है, मैं क्या करूं। अच्छा नहीं, 4 बज गए लेकिन 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। सॉरी, वो गानों का मिक्स मैच हो गया। तो ये जब इस तरीके इधर हनी सिंह और बादशाह, इन लोगों के गाने आते हैं, हम टिटरी जैसे गाने आते हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से पूरी तरह से गायब होती है, ऐसे वल्गर गाने आ रहे हैं, और एक तरफ वो गाने हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रहे हैं। तो ये गाने पीरियड्स को, यंगस्टर्स को आप लोगों ने झुमाया है इतने सालों तक, आपने महसूस कराया है प्यार करना। यहाँ हम पूरी तरह से डाउनग्रेड हो रहे हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए सर, बदलाव को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, बदलाव तो होता रहेगा। कोशिश, और ये जो बदलाव हुआ है, और अगर पीढ़ी में भाषा का स्तर गिरा है, लोगों का स्तर गिरा है, तो उसके जिम्मेदार केवल ये नहीं है, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। वो पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वो परवरिश नहीं दी, उनको उतना वक्त नहीं दिया, उनको उनकी भाषा पे कभी ख्याल नहीं रखने दिया। तो कहीं ना कहीं इस गिरावट के पीछे केवल ये पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है, हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि कहीं भी कोई भी चीज़, एक चीज़ होती है कि जिसको आप नोइंगली करते हो, एक चीज़ होती है कि अननोइंगली ये गलती हो गई आपसे, एक हो रहा है कि जानबूझ के एक नॉर्मल गाने, एक टिकलिस गाने को, एक चुलबुले गाने को आप वल्गर करना चाह रहे हो, कर रहे हो, वो गलत है। मैं कभी भी कहीं भी उस स्तर तक नहीं गिरना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने कहा ठहराव की बात, कि अब वो गाने मेरे आज तक लोग गा रहे हैं, तो मैं लकी था कि एक बहुत गोल्डन एरा मुझे मिला और मैं वो जी गया और अच्छे गाने हो गए। अब इनकी पीढ़ी की बेबसी है। अभी आप OTT की फिल्मों में जहाँ केवल सेक्स और वायलेंस बेचा जा रहा है, वहाँ पे क्या गाने लिखेंगे आप? सरस्वती चंद्र बनेगी तब चंदन सा बदन चंचल लिखा जाएगा ना। जब मदर इंडिया बनेगी तो गाने उस तरह के लिखे जाएंगे ना। अब आप टपोरी, मवाली। समीर जी, जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इसीलिए सारे सारांश को, जो बहुत अच्छा पॉइंट इसने निशान जी ने रेस किया, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता दीजिए, कितने गीतकार, कितने शायर बचे अब? देखिए सर, कभी एक बात मैं बताऊं आपको, मैं बहुत ओपनली आपको बता रहा हूं कि जो एक लाइन है ना कि पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं होती। क्या बात है? उनका इस्तेमाल सही, ये जो बैठे हैं ना, आप इनको सवाल इसलिए भी बड़ा, कभी बशीर बद्र साहब भी कल, हाँ, भगवान देखिए उनकी आत्मा को शांति दे, महान शायर, और उनकी गज़लों से मैं बड़ा मुतासिर रहा हूँ, और उनकी कुछ गज़लें मुझे बाई हार्ट रही हैं। मैं आपको बताऊँ, वो इतने पसंद थे। मुझे एक बार मिले, अच्छा आपने छेड़ दिया तो मैं आपको बताता हूँ, एक म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ से सिटिंग करके कितनी ईमानदारी से वो आदमी अपने आप को पेश किया। निकले और मेरी एंट्री हो रही थी, तो वो आए, बोले बेटा मैंने तेरे बहुत सारे गाने सुने हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने पिता का नाम रोशन कर रहा है। मैं आया था यार गाना लिखने, यहाँ तो वो बोलता है कि आप ट्यून पे गाना लिखो। मैं हाथ जोड़ के निकल गया कि भाई ये ट्यून फ्यून पे मुझसे नहीं लिखा जाएगा, मैं गज़ल लिख के दे दूँगा, तुमको बनाना है तो बनाओ। तो जो तुम लोग काम करते हो बहुत मुश्किल काम है। हमको बाहर से बड़ा आसान लगता था, मगर ये काम बहुत मुश्किल है। सर इस पीढ़ी को ज़रा ये भी बताइए कि गज़ल और गीतकार और गज़लकार में क्या फ़र्क है? नहीं देखिए भैया, दुनिया में किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, सबकी पसंद अपनी अपनी है। कुछ लोगों को गीत बहुत पसंद है, कुछ लोगों को गज़लें बहुत पसंद हैं, कुछ लोगों को नज़में बहुत पसंद हैं। तो सवाल पसंद पे है। गज़ल के अपने एक नियम होते हैं, गज़ल का अपना एक स्तर होता है। गज़ल कहने में अगर आप गज़ल
कोई ज़मीन को समझते नहीं तो बेहतर है उसको मत कहिए। गीत में आप फिर भी थोड़ी बहुत लिबर्टी ले लेते हैं। हमारे फिल्मों में तो जो गाने लिखे जाते हैं उसमें तो कोई कभी बिना छंद के भी होते हैं, कभी छंद भी होता है, केवल ट्यून को फॉलो करना होता है। समीर जी, अभी जिक्र हुआ शेल्फ लाइफ का, हमने बात की प्रिजर्वेटिव्स की। एक नया प्रिजर्वेटिव है वो है रीमिक्स गानों का। रीमिक्स कल्चर पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जैसे अभी भैया ने ये बोला ठीक है। कि धुरंधर में मेरा गाना वो हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले आया, जबकि वो उस पिक्चर का सबसे वीक गाना था और उसको रिक्रिएट किया और लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था मीडिया पे जो क्रिटिसिज्म है, ये जो गाना चुनरी चुनरी जो गाना है मेरा, गाना और दो तीन गाने रिक्रिएट हो रहे हैं जी। इसी में देखिए, मैं इसके दोनों पक्ष आपके सामने रखता हूँ। रिक्रिएशन को मैं बुरा नहीं मानता, मगर राइट रिक्रिएशन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायरी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप जो बोलते हैं ना कि शराब भले पुरानी हो, बॉटलिंग नहीं कर दो चलेगा, मगर शराब मत बदलो। तो जो शायरी के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, वो गलत है। एक इतना खूबसूरत लिखा हुआ गाना एक ऐसे राइटर से आप लिखवा देते हो जिसको उस गाने के बारे में कुछ पता नहीं है, जुलूल फुलूल कुछ भी लाइन लिख देता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप रिक्रिएट करो। जो भी बच्चे, जो अभी दिलबर मेरा गाना, पहले बच्चों को पता नहीं था कि मेरा गाना, जब ये रिक्रिएट हुआ तो लोगों ने वो गाना उस साल का सबसे बड़ा रिक्रिएट का गाना बन गया। मगर अब उस गाने में 2 लाइन बिगिनिंग में बिना मतलब किसी और से लिखवाने का क्या रीज़न था? मैं उसके खिलाफ हूँ, वो नहीं होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। देखिए समीर भाई, सर मैं आ रहा हूँ। एक इस बात पे तो ताली होनी चाहिए कि आपने 6000 गाने लिखे हैं। एक बार में आप 25-30 फिल्में कर रहे होते थे, लेकिन एक आरोप ये लगता था कि आप इतने सारे गाने, इतनी सारी फिल्में कर रहे होते थे, कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था? अगर कम होता तो शायद ज़्यादा क्रिएटिव हो पाते थे। नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत सवाल है भैया। मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना ज़्यादा काम करता है उतना बेहतर करता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि सरस्वती को जितना बांटो उतना बेहतर वो बनती हैं। तो आप अगर नहीं लिखोगे ना तो दिमाग थक के ठहर जाता है, कुछ लिखा नहीं जाता। जब आप उस बहाव में होते हैं ना, तब आप जो बोलेंगे वो शायरी हो जाएगी। जो क्योंकि 24/7 आप क्या कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो, लिख रहे हो और लिख रहे हो।